प्रश्न यह उठता है कि आखिर इतनी बड़ी नकदी गई कहां। आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक भारत के लिए बहुत आवश्यक भी थी। नोटबंदी से आतंकवाद, कालाबाजारी, हवाला के कारोबारियों को बहुत चोट पहुंची। यह नीति भी कहीं ऐसा ना हो कि उन जमाखोरों के लिए एक सुपर हाईवे के रूप में काम करे। देखा जाए तो लगभग 11% 2000 के नोटों का कंट्रीब्यूशन भारतीय मुद्रा में है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजनारायण पांडे। वर्तमान घटनाक्रम में जो परिदृश्य उभरा है कि आरबीआई की एक प्रेस विज्ञप्ति ने 2000 के नोटों को प्रचलन से बाहर करने की सूचना दी है। यह सूचना मिलते ही जो है 8 नवंबर 2016 का वह परिदृश्य एकदम उभर करके सामने आ गया कि क्या पुनः नोटबंदी की तरफ देश चला गया? नहीं, यह स्थिति कुछ अलग थी। 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम प्रसारण एक संदेश में उन्होंने भारतीय जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि आज रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट प्रचलन में नहीं रहेंगे, यानी लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यह सुनते ही जनमानस के बीच मानो भूचाल आ गया, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद भारत में डीमोनेटाइजेशन की बात की गई थी। लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर 500 और 1000 के नोटों का क्या होगा। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने यह बताया कि इसको लेकर के आपको परेशान और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब लोग अपने नोटों को अपने खातों में भी जमा कर सकते हैं और एक निश्चित धनराशि आप बैंकों में बदल भी सकते हैं। इसका परिणाम यह रहा कि सुबह से ही बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। देश के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती थी, एक उहापोह की स्थिति थी। राजनीतिक हलचल भी काफी तेज हो गई थी और लोगों ने सरकार के इस निर्णय को जो है एक खतरनाक कदम के रूप में बताया। लेकिन जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में नकली नोटों का प्रचलन बढ़ रहा था, यह आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक भारत के लिए बहुत आवश्यक भी थी। यदि देखा जाए तो भारत में जो स्थितियां बनी, राजनीतिक गलियारों से यदि बात की जाए तो लोगों ने यह कहा कि ये आर्थिक जो है बहुत बड़ी चोट भारत को झेलनी होगी और इससे क्या भारत की अर्थव्यवस्था उभर पाएगी। किस तरह से लोगों के समक्ष रोजगार का संकट खड़ा हो गया और ना जाने क्या क्या। लेकिन स्थितियां जो बनी, धीरे धीरे कर सरकार के प्रयासों से और बैंक के प्रयासों से ये चीजें निकल करके आई और अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आने लगी। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि उस नोटबंदी से आतंकवाद, कालाबाजारी, हवाला के कारोबारियों को बहुत चोट पहुंची। हालांकि नोटबंदी अपने उस लक्ष्य को नहीं पा पाई जिस लक्ष्य के लिए उसे इंप्लीमेंट किया गया था। कारण था कि बैंकों के कुछ स्वार्थी लोगों ने कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मिली भगत से लोगों ने काले धन को सफेद करने की जुगत निकाल ली थी, क्योंकि सरकार ने 1000 और 500 के नोटों को बदलने के लिए जो एक गलियारा दिया, उस गलियारे में लोगों ने उसका दुरुपयोग करते हुए नोटबंदी के उन उद्देश्यों पर कुठाराघात किया। यदि देखा जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
इस बड़े लोकतंत्र की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ कड़े कदम भी उठाने की जरूरत पड़ती है। अगर हम 2016 की नोटबंदी की बात करें तो आपको यह ज्ञात होगा कि उस नोटबंदी में जमाखोरों ने और बड़े धन कुबेरों ने जो काले अपने उद्देश्यों से नोट जो छुपा रखी है, उन्हें चार्टर प्लेन में भर भर करके भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में ले जा करके नागालैंड, सिक्किम में उन लोगों के बीच, आदिवासियों के बीच में उनके नाम पर वो पैसा जमा किया जो लोग इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हैं। सरकार के उद्देश्यों पर एक गहरी चोट पहुंची और काला धन उस अनुपात में बाहर नहीं आ पाया जिस अनुपात में सरकार को उम्मीद थी। वर्तमान संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो यह देखेंगे कि जो 2000 के नोटों को सरकार ने 30 सितंबर तक बदलने का समय दिया है, या 2000 के 10 नोटों को बैंक में ले जाकर के सीधे तौर पर बदला जा सकता है, यह नीति भी कहीं ऐसा ना हो कि उन जमाखोरों के लिए एक सुपर हाईवे के रूप में काम करे। देखा जाए तो लगभग 11% 2000 के नोटों का कंट्रीब्यूशन भारतीय मुद्रा में है, लेकिन मार्च 2023 के अगर आंकड़ों को हम देखें तो 1.7% के आसपास ही 2000 के नोट आम जनमानस के बीच में हैं। बाकी के नोट कहां खो गए, इस बारे में एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसियां, चाहे वह ईडी हो, चाहे वह आयकर विभाग की छापेमारी के से जुड़े हों, आप देखें तो लोगों के घरों में जो धन कुबेर हैं तथाकथित, आश्चर्य होता है कि ये करेंसी 2000 के नोटों की गड्डी आखिर इन्हें मिलती कहां से है। प्रश्न यह उठता है कि आखिर इतनी बड़ी नकदी गई कहां। क्या इस तरह के संकेत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सुखद संदेश है, या किसी भी राष्ट्र के लिए यह एक बड़ी चुनौती नहीं है कि 2000 के नोट 80% भारतीय जनमानस के बीच में है ही नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर ठीक करना होगा, वित्तीय पारदर्शिता लानी होगी, तो भारत को भी विकसित देशों की तर्ज पर 100 रुपए की नोट को सबसे बड़ी करेंसी के रूप में अपनाना होगा। 5000 रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शंस को या तो डिजिटल पेमेंट के जरिए या नेफ्ट, आरटीजीएस, चेक के माध्यम से अगर भुगतान करते हैं तो इसमें वित्तीय पारदर्शिता तो बढ़ेगी ही साथ वित्तीय फ्रॉड होने से रुकेगा। हवाला कारोबारी, आतंकी गतिविधियों में या अवैध संपत्तियों के अर्जन में जो ये बड़ी करेंसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस पर रोक लगेगी। कुछ लोगों का यह मानना है कि सरकार ने अगर 2000 रुपए के नोट को बंद ही करना था तो लाई क्यों। मैं बहुत स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि जिस समय नोटबंदी की गई थी 1000 और 500 के नोटों की, उस समय बड़ी तादाद में यानी बड़ी संख्या में 1000 के और 500 के नोट बाजार में थे। नोटों की नकदी की भरपाई के लिए सरकार को 2000 के नोटों को छापना पड़ा। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि सरकार की रणनीतियों में कोई कमी थी। चर्चा कुछ भी हो, सभी को अधिकार है, लोग कह भी सकते हैं, लेकिन उस समय की यह मांग थी और 2000 के नोटों की बंदी भारत के द्वारा एक सराहनीय कदम है। इसका सभी को स्वागत करना चाहिए, जैसे कि जनसाधारण स्वागत कर रहा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी इस चीज को मानते हैं
कि सरकार के द्वारा 2000 नोटों को लाकर के गलती की गई, लेकिन यह गलती नहीं थी। महज 11% से कुछ कम भारतीय बाजारों में 2000 की नोटों का चलन है, जिनमें से मात्र 1.7% ही बाजार में है। बाकी कालाबाजारी करने वाले धनकुबेरों के तहखानों में नोट पहुंच गया है। तो इसे निकालना यह आवश्यक होगा। और मैं भारत सरकार को इस बात के लिए भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जल्द ही सरकार एक ऐसी नीतियां, वित्तीय नीति तैयार करे जिसमें एक टैक्स चुराने वालों से लेकर के घरों में रखने वाले नकदी पर और स्पष्ट रूप से एक आदेश जारी करे। भारत लगभग 30 करोड़ परिवारों का देश है और पिछले कुछ दिनों में यह देखा गया कि लगभग 50 करोड़ खाता धारक भारत में है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक परिवार का कम से कम एक खाता बैंकों में जरूर है। तो मैं ये चाहूंगा कि सरकार नोटों की बदली के बजाय नोटों को खाते में जमा करने की बात करे, तो इससे सरकार व जांच एजेंसियों को नोटों की निगरानी और लेन देन पर दृष्टि रखने में काफी मदद मिलेगी। कालेधन की समस्या पर अगर प्रभावी अंकुश लगाना है तो वित्तीय पारदर्शिता लानी होगी और सरकार को डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना होगा। इसे राजनीतिक चश्मे से न देख करके सहभागिता के आधार पर सभी को अपने भविष्य को देखते हुए स्वीकार करना चाहिए।